भारतीय इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो एक मोड़ होती हैं। 1857 एक ऐसी ही तारीख है। ये कहानी सिर्फ किसी बगावत की नहीं है, ये कहानी है भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की। तो चलिए जरा इसमें गहराई से उतर कर देखते हैं। सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक गरज थी। रानी लक्ष्मीबाई की ये हुंकार असल में वो चिंगारी थी जो पूरे देश में आग की तरह फैलने वाली थी। ये वो जज्बा था जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को सीधी चुनौती दे दी थी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और क्यों आज भी इसे इतना ज्यादा जरूरी माना जाता है। इसे समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प या मामूली बगावत नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा और फैला हुआ संघर्ष था जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता की जड़ें हिलाकर रख दी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरे उत्तर और मध्य भारत में लोग एक साथ एक दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। 1857 का ये संग्राम ना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये तो कह सकते हैं कि दशकों से जो गुस्सा लोगों के दिलों में जमा हो रहा था, उसका नतीजा था। एक ऐसी आग जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी और बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। इस सुलगती हुई आग को हवा देने की वजह कई थीं, पर हम उन्हें 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ वजह राजनीतिक थीं, कुछ आर्थिक, कुछ सामाजिक धार्मिक, और फिर आई वो आखिरी वजह, वो चिंगारी जिसने सब कुछ भड़का दिया। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। राजनीतिक कारणों में सबसे बड़ा था लॉर्ड डलहौजी की ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या हड़प नीति। अब ये सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था, ये सीधे सीधे भारतीय शासकों के मान सम्मान और उनकी विरासत पर हमला था। इसी नीति को इस्तेमाल करके झांसी, सतारा और नागपुर जैसे कई बड़े राज्यों को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। जाहिर है, इससे शासकों में जबरदस्त गुस्सा था। और फिर आई वो चिंगारी, एनफील्ड राइफल। एक अफवाह फैली कि इसके कारतूसों को मुंह से खोलने के लिए जिस ग्रीस का इस्तेमाल होता है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। बस इसी एक बात ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों को धर्म के नाम पर अंग्रेजों के खिलाफ एक कर दिया। यही वो तात्कालिक कारण था जिसने दशकों से सुलग रही आग को पूरी तरह से भड़का दिया। अब जरा देखिए कि यह घटना कितनी तेजी से फैली। 29 मार्च को मंगल पांडे अकेले विरोध करते हैं। कुछ ही हफ्तों बाद 10 मई को मेरठ में पूरी छावनी बगावत कर देती है और अगले ही दिन 11 मई को वो दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर देते हैं। मतलब मेरठ से उठी एक चिंगारी दिल्ली पहुंचते पहुंचते पूरे देश की बगावत की आग बन चुकी थी। और इस आग को एक धधकती ज्वाला में बदलने का काम किया इस संग्राम के नायकों ने। ये वो जांबाज नेता थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस लड़ाई की कमान संभाली। ये लड़ाई किसी एक जगह पर नहीं लड़ी जा रही थी। दिल्ली से लेकर लखनऊ, कानपुर से लेकर झांसी और बिहार तक हर जगह स्थानीय नेता अपने लोगों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। इसी ने इसे एक राष्ट्रव्यापी रूप दिया। और इन सभी नायकों में रानी लक्ष्मीबाई का नाम शायद सबसे ऊपर आता है। वो सिर्फ अपनी झांसी के लिए नहीं लड़ी, वो भारत की आन बान शान के लिए लड़ी और हिम्मत की, प्रतिरोध की एक ऐसी मिसाल बन गई जिसे आज भी याद किया जाता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कहते, ये शब्द उस अंग्रेज जनरल के हैं जो उनके खिलाफ लड़ रहा था। सोचिए, दुश्मन भी उनकी वीरता और नेतृत्व का लोहा मानता था। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। अब एक और कमाल की बात सुनिए। बिहार के कुंवर सिंह, उनकी उम्र जानते हैं कितनी थी? 80 साल। इस उम्र में भी उन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया कि सब हैरान रह गए। जब उनके हाथ में गोली लगी तो उन्होंने अपना हाथ खोद काट कर गंगा में बहा दिया ताकि जहर पूरे शरीर में न फैले और वो लड़ते रहें। कमाल का जज्बा था सच में। इनके अलावा तात्या टोपे जैसे बेहतरीन रणनीतिकार थे जो गुरिल्ला लड़ाई में माहिर थे। नाना साहेब थे, बेगम हजरत महल थीं। इन सब की वजहें अलग अलग थीं, पर सबका मकसद एक ही था, अंग्रेजों को बाहर निकालना। लेकिन इतनी हिम्मत, इतना बलिदान, इतने नायकों के बावजूद ये विद्रोह आखिर कामयाब क्यों नहीं हो पाया? अंग्रेजों ने इस पूरे देश में फैली आग पर काबू पाया कैसे? देखिए, इसकी कई बड़ी वजहें थीं। एक तरफ अंग्रेज थे जिनके पास बेहतर हथियार थे, टेलीग्राफ जैसा तेज कम्युनिकेशन सिस्टम था और एक सेंट्रल कमांड थी। वहीं दूसरी तरफ हमारे विद्रोही थे जो बहादुर तो बहुत थे, पर उनके पास न तो अच्छे हथियार थे और न ही कोई एक मजबूत एकजुट योजना। और एक कड़वा सच ये भी है कि कुछ भारतीय रियासतों ने विद्रोहियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये विद्रोह पूरी तरह से नाकाम रहा? नहीं,
बिल्कुल नहीं। असल में इस आग की राख से एक नए भारत का जन्म होने वाला था। इसके जो नतीजे हुए वो बहुत दूर तक जाने वाले थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा नतीजा तो ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब भारत किसी कंपनी का गुलाम नहीं था, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के शासन के अधीन आ गया। इसके साथ ही कई बड़े प्रशासनिक बदलाव भी हुए। गवर्नर जनरल का पद अब वाइसरॉय कहलाने लगा और अंग्रेजों ने भविष्य में ऐसे विद्रोह से बचने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों को खत्म कर दिया, ताकि भारतीय राजाओं को थोड़ा शांत रखा जा सके। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे बड़ा सबक सेना को लेकर सीखा। उन्होंने फौरन फौज में भारतीय सैनिकों की संख्या कम करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। तोपखाने जैसे जितने भी जरूरी हथियार थे उन पर सिर्फ यूरोपियों का कंट्रोल कर दिया गया और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए सेना में जाति और धर्म के आधार पर रेजिमेंट बनाए गए, ताकि भारतीय सैनिक आपस में फिर कभी एकजुट ना हो सकें। पर इन सबसे भी बड़ा और सबसे जरूरी नतीजा कुछ और था। भले ही 1857 का संग्राम सैन्य तौर पर हार गया, लेकिन इसने पहली बार पूरे देश के लोगों में एक राष्ट्र होने की भावना जगा दी। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, कुंवर सिंह ये सब घर घर के हीरो बन गए। यहीं से सही मायनों में भारतीय राष्ट्रवाद की नींव पड़ी। और यही वो सवाल है जो हमें आखिर में सोचना है। क्या 1857 एक हार थी या एक नए राष्ट्र के जन्म की शुरुआत? क्या ये एक लड़ाई का अंत था या आज़ादी की एक लंबी लड़ाई का आगाज? ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने 90 साल बाद भारत को आज़ादी दिलाई। इस पर विचार करना